आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम ले रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट। तो ये कोलिजन थ्योरी कैसे है ये अपने को सीखना है बच्चों। ठीक है ना, बेसिकली ये थियोरेटिकल पार्ट है ना। बट बेटा इससे क्वेश्चन आता है लिखना। और अभी आपको पता हो तो नीट में भी इससे एक क्वेश्चन आया था, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से बच्चों। अभी नीट में एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया था और एक जेई मेंस के पेपर में 2 बार आ गया, अभी जो हुआ था अभी वाले अटेम्प्ट में, है ना। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो बच्चों ध्यान दीजिए। ये क्या कहता है कि देखो इसमें वर्ड क्या है, कोलिजन है, दिख रहा है आपको, है ना। तो कोलिजन का मीनिंग क्या है, कैसे वो समझते हैं। जैसे बच्चे एक बात बताओ कि H2 प्लस I2, ध्यान दो, मान लो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में अगर मुझे HI बनाना है तो बेटा पहले बताओ, देखो पहले ये दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों आयोडीन थे। अब एक H और एक I साथ साथ हो गई, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बताओ बच्चों। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये बना है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो 2 के बजाय मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो बेटा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। ये क्या किया, है ना, ये एक दूसरे की तरफ इस तरह से आई, ठीक है। अब जब ये दूसरे की तरफ आए, है ना, तो बेटा इनके बीच में कहीं न कहीं कोलिजन होनी शुरू हुई, इस तरह से इनके बीच में क्या शुरू हुई, कोलिजन होनी शुरू हुई। अब अगर वो कोलिजन हो रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि देखो मैं इसको ऐसे बना देता हूं बेटा, देखो H और ये H, ये I और ये I, ठीक है। इनके बीच में ये एक नया बॉन्ड बनने लग गया बच्चों। इसको मैं बोल देता हूं फॉर्मिंग बॉन्ड, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोल देते हैं अपन, फॉर्मिंग बॉन्ड। बोलो H और I के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। फिर अगर ये नया बॉन्ड बनेगा तो इधर वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना शुरू होगा, तभी होगा ना बच्चों। बोलो बेटा, भी H और H के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो, है ना, ठीक है। और H और I के बीच में एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो, ये बात समझ में आ रही है। तो बेटा एक चीज बताओ, ये बॉन्ड बनेंगे और टूटेंगे तभी ना जब ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करे। इंटरेक्ट का मतलब कोलिजन करे, बोलो बच्चों, कोलिजन करेंगे तभी होगा ना बच्चों। अब मान लो हाइड्रोजन इधर जा रहा है और आयोडीन इधर जा रहा है ना, तो क्या इनके बीच में कोलिजन हो सकती है। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो क्या इनके बीच में कोलिजन हो सकती है, नहीं हो सकती ना बेटा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगी बच्चों, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो बच्चों, कोलिजन होती है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये जो स्टेट बनी है ना, नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन स्टेट उस स्टेट को बोला जाता है जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा हो। देखो ये तो है फॉर्मेशन, और ये क्या है, ये है ब्रेकिंग बॉन्ड, है ना, फॉर्मिंग बॉन्ड एंड ब्रेकिंग बॉन्ड, ठीक है ना। तो बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, या आप इसको फॉर्मिंग बॉन्ड कर दो, है ना, कि बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, फॉर्मिंग बॉन्ड
एंड ब्रेकिंग बॉन्ड। ये बात समझ आई। तो अब देखो बेटा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या होता है, इसका होता है हाई एनर्जी कंटेंट। ठीक है, इसका जो एनर्जी कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है। बच्चे को बताओ, जिसका एनर्जी कंटेंट हाई होगा वो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? जिसका एनर्जी कंटेंट हाई होगा वो अनस्टेबल होगा बच्चों, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है ना, तो ये क्या होगा बच्चों, इट विल रैपिडली, है ना, कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, ये रैपिडली क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला, इस पॉइंट को देख के आपको क्या लगा, देखो सुनो, ध्यान दीजिए। अपन ऐसा बोलेंगे कि जब भी एक रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आई, ड्यूरिंग ए रिएक्शन देयर इज कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये पॉइंट समझ आया बच्चों, बोलो। अब देखो सुनो बच्चों, अब अपन कहते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, इन यूनिट वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास यूनिट वॉल्यूम है, मान लीजिए 1 लीटर है, और 1 सेकेंड में जितनी कोलिजन्स होगी उसको अपन नाम देते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बच्चों आप याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ाई है। फ्रीक्वेंसी जैसे आप कहते थे ना कि नंबर ऑफ वेव्स विच आर फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है बच्चों। अब देखो सुनो, अगर मैं बात करूं कि जो वैल्यू ऑफ जेड है ये बहुत बड़ी वैल्यू आती है बच्चों, 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28, बहुत बड़ी वैल्यू है ना, 10 की पावर 25 टू 10 की पावर 28। बट देखो बच्चों सुनो, है ना, आपकी कोलिजन्स जो होती है ना वो दो टाइप की हो सकती है बच्चों, है ना, कोलिजन इज ऑफ टू टाइप्स। देखो बच्चों कैसे, एक हो सकती है इनइफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, और एक हो सकती है इफेक्टिव कोलिजन। दो कोलिजन है, अभी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव, है ना, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कोलिजन आ जाएगी। अभी इफेक्टिव इनइफेक्टिव क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, ठीक है, देखो हमारे पास एक रिएक्शन है और हमें ये प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, ठीक है, यानी ए और ए के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो देखो बच्चों सुनो, इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि ए के साथ इसकी कोलिजन हो, ठीक है ना, ए के साथ इस तरह से कोलिजन हो, और ये बच्चों अब मुझे बताओ, फाइनल प्रोडक्ट में तो ए और ए के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। तो ए और ए के बीच में बॉन्ड तभी बनेगा जब ए और ए आपस में कोलाइड कर। तो यहां होगा क्या बच्चों, ये क्या होगा, ये तो अलग हो जाएंगे, है ना, प्रोडक्ट बना ही नहीं, है ना। अपन क्या बोलेंगे देखो बच्चों, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे इन इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन तो हुई है बच्चों। अब देखो, अब अपन इसमें ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए इस बार जो कोलिजन हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है, ठीक है, इस बार जो कोलिजन हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है।
अब बताओ बच्चों, अब कौन कोलाइड कर रहा है? देखो ध्यान दीजिए, अब एक की ए के साथ कोलिजन होने लगी, तो बेटा अब बॉन्ड बनने के चांसेस है कि नहीं है? बोलो, प्रोडक्ट बन गया। रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हम प्रोडक्ट चाह रहे थे बच्चों, बन गया क्या? बोलो, बोलो बच्चों। तो अब देखो बच्चों, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या, यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब जब बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो, क्लियर है सबको? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, सुनो, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सारी कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी, है ना बच्चों? बट जो कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, हेलो बेटा, वही सारी है। वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सारी कोलिजन्स कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, है ना? बट जो कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, उसको क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? इफेक्टिव बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है ना? तो अब देखो बच्चों, सुनो, अपन बोलेंगे कि ऑल कोलिजन्स नेवर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, but a collision which forms a product is known as effective collision। ठीक है बच्चों, ये बात में आ गई पॉइंट? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन क्या बोलेंगे कि फॉर इफेक्टिव collision following two barriers should be crossed by reactant molecules। ठीक है ना? अगर आपको इफेक्टिवली कोलाइड करना है तो दो बैरियर पार करने पड़ते हैं बच्चों। देखो सुनो, एक तो होता है ओरिएंटेशन बैरियर, है ना? एक तो बेटा लेते हैं अपन ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है? और एक लेते हैं एनर्जी बैरियर। ठीक है बच्चों, ये दो बैरियर होते हैं। बैरियर समझ रहे हैं आप? बोलो बच्चों। जैसे आप बेटा नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, तो नीट और जेई की तैयारी जब आप कर रहे हो तो आपके सामने एक एक बैरियर होता है, नीट के एग्जाम का और जेई के एग्जाम का। जब आप उसको पार कर जाओगे तो आपको अपना मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाता है, मिल जाता है। ये बात होती है। तो अब देखो बेटा, सुनो, ओरिएंटेशन बैरियर तो मैंने पर एक्सप्लेन कर दिया, चेक करो। देखो बताओ, ये जो दो कोलिजन हो रही है, किसमें ओरिएंटेशन बैरियर को पार किया जा रहा है? ओरिएंटेशन बैरियर को किस में पार किया जा रहा है? बी में हो रहा है ना? बोलो बच्चों, है ना? तो इसको तो वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको तो वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, बात करते हैं अपन एनर्जी बैरियर की। ठीक है, तो एनर्जी बैरियर अपन समझते हैं। सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को। देखो बेटा सुनो, जैसे मैं कहता हूं एक रिएक्टेंट है बेटा, उसकी एनर्जी मान लो 10 जूल है, ठीक है? और मैंने उसको 20 जूल एनर्जी दी, तो वो प्रोडक्ट बन गया। तो बताओ प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी कितनी आई? कौन बताएगा? 30 आई बच्चों? ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो, मान लो रिएक्टेंट की 30 जूल है, ठीक है?
और प्रोडक्ट की 10 जूल है, इसने 20 जूल रिलीज कर दी। ठीक है, अब देखो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेल्टा एच अपन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डिफरेंस हमेशा ऐसे ही निकलता है बच्चों, बोलो, डिफरेंस हमेशा ऐसे निकलता है ना, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ प्रोडक्ट का 30 है, रिएक्टेंट का 10 है, तो 10, तो अब बताओ डिफरेंस 20 का है। ये बच्चों जो 20 का आ रहा है वो इसने एब्जॉर्ब किया है ना, पहली वाली रिएक्शन में एब्जॉर्ब किया है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है। फिर देखो सेकंड में, देखो बच्चों सेकंड में क्या हुआ कि सेकंड में 10 माइनस 30 माइनस 20 जूल, तो सेकंड में क्या हुआ है, रिलीज हुई है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। इतना तो कंफर्म हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया बच्चों। तो देखो सुनो, अपन कह सकते हैं कि देखो ये वाली एंडोथर्मिक है बच्चों, और ये वाली एक्सोथर्मिक है ना। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंडोथर्मिक में, बोलो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्या ये बात सही है, एंडोथर्मिक की रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है बच्चों, बोलो, सही है। और एक्सोथर्मिक के केस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये बात सही है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसको है ना डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं अपन इसका। देखो बेटा सुनो, हमने इस तरह से लिया, इधर मैं ले लेता हूं, इधर मैंने ले लिया एनर्जी, और इधर मैंने ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पीओआर का मतलब है बच्चों प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की एनर्जी जीरो होती है क्या, बोलो बच्चों, क्या रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जीरो होती है क्या, होती है क्या, रूम टेम्परेचर पर बेटा जीरो कैसे होगी, अरे कुछ तो टेम्परेचर है ना, जीरो एनर्जी कब हो सकती है, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो। समझ में आ रही बात, मैंने क्या बोला वापस सुनो, मैंने बोला रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कुछ तो टेम्परेचर है ना बेटा, तो रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जीरो नहीं होती, ठीक है ना। जीरो कब हो सकती है, जब आपका 0 केल्विन टेम्परेचर आए, जब आपका टेम्परेचर क्या आ जाए, 0 केल्विन आ जाए, है ना, समझ में आ रही बात। तो अब देखो बच्चों सुनो, मान लो कि रूम टेम्परेचर पर आपकी एनर्जी ये थी, ठीक है ना, ये एनर्जी है कुछ, ठीक है। अब देखो बेटा, रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है उसको अपन नाम देते हैं बच्चों एवरेज एनर्जी, बोलते हैं ना एवरेज एनर्जी। क्या होता है एवरेज एनर्जी, रूम टेम्परेचर पर एनर्जी की वो वैल्यू जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की होती है। ऐसा आप पेपर करते हो बेटा, तो कई बार आपने देखा होगा ना कि जैसे केमिस्ट्री के पेपर में मान लो 60 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट्स के 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब 100 मार्क्स को अपन एक एवरेज मार्क्स कह सकते हैं बच्चों, बोलो, कह सकते हैं क्या, बोलो, कह सकते हैं ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये तो एवरेज है, बट हमारे सामने जो बैरियर है वो इतना बड़ा है बच्चों, हमारे सामने जो बैरियर है वो इतना बड़ा है, ठीक है। जैसे आपको नीट और जेई का बैरियर पार करना पड़ेगा, तो इस बैरियर तक की जो एनर्जी है बच्चों, ये बैरियर तक की एनर्जी, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बताओ, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, को बोलते हैं
थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। ये जो है इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब समझो, टीई मैं वापस नीचे लिख दूंगा। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी अपन किसको बोलते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत होती है आपको, है ना। मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। जैसे मान लो नीट की कट ऑफ ऐसा मान लीजिए कि 75% गई, है ना। तो बताओ मिनिमम 75% क्या हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। अब अगर किसी बच्चे के 76 है, 80 है, 90 है, 95 है, तो सबको मेडिकल कॉलेज मिलेगा बच्चों, बोलो। थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। तो बेटा हर स्टैंडर्ड में एक पासिंग मार्क्स होते हैं बच्चों, पता ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं जैसे 33%। तो 33% जब मार्क्स आपके आएंगे तभी आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो बच्चों। आप चाहे 33 आ रहे हो, चाहे 96 आ रहे हो, और चाहे 98 आ रहे हो, है ना। मिनिमम कितने चाहिए उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं बच्चों। ये बात समझ आ गई, अपन सारी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, मैं ऐसा मान लेता हूं कि, है ना, ये जो मेरे पास वैल्यू है वो मैंने मान ली सपोज 80 जूल है, और एवरेज एनर्जी मान लीजिए मैंने मान ली 10 जूल है, ठीक है बेटा। एवरेज मैंने मान ली 10 जूल है, ठीक है। और मैंने थ्रेशोल्ड मान ली, है ना, 80 है। अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे एवरेज एनर्जी जो 10 जूल है उसको 80 जूल के इक्वल लाना है। बेटा आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना कि जो जिनके मार्क्स अभी उतने नहीं आ रहे होंगे जितने नीट में सेलेक्ट होने के लिए चाहिए या जेई में सेलेक्ट होने के लिए चाहिए, बोलो बच्चों। जैसे सपोज हम मानते हैं कि सपोज हमें 75% मार्क्स चाहिए, और एक बच्चा अभी मान लो एवरेज 50% मार्क्स लाता है, तो अभी तो वो उस बैरियर के पास पहुंचा नहीं ना, तो हमें उस बैरियर के पास पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना बच्चों, बोलो बेटा। हमें क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी हमें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अब बेटा जब अपन ये एनर्जी बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्टेट आएगी कि हम उसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, मुझे कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देनी पड़ी, 70 देनी पड़ी बच्चों। ये जो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूं ना, इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इज इट क्लियर, बोलो बच्चों। तो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में डिफरेंस समझ में आया, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में, है ना बेटा। अब देखो सुनो, मान लो अगर ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, तो बेटा एंडोथर्मिक की एनर्जी, बोलो, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी बेटा। तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मुझे ऊपर ही रोकना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा बच्चों, बोलो बेटा, रोकना पड़ेगा ना। और अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो मुझे उसको कहां लाना पड़ेगा, रिएक्टेंट से नीचे या ऊपर, रिएक्टेंट से नीचे लाना पड़ेगा ना बच्चा। देखो उसको भी अपन साइमल्टेनियसली बना ही लेते हैं, चलो ठीक है। देखो बेटा ये हमारा वही एनर्जी है, ये हमारा वही प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है बेटा। देखो मान लो हम कह रहे हैं, इस तरह से ले लेते हैं, ये 80, ये 40, और ये मैंने ले लिया 20, ठीक है। तो ये आपका थ्रेशोल्ड वाला बैरियर है, ठीक है बेटा। तो पहले 40 से 80 तक जाना पड़ेगा, और फिर ये नीचे आ गया,
आगे बात सुन रही। अब बताओ बेटा, अब इस बार आप ध्यान दो, ये रिएक्टेंट यहाँ पे था, यहाँ प्रोडक्ट है। तो बच्चों देखो, दोनों में एक चीज समझ में आ रही होगी कि पहले वाले ग्राफ में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। देखो बच्चों, है कि नहीं है? चेक करो, है कि नहीं है बच्चों? है क्या? बोलो। देखो प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है ना, मान लो मैं यहाँ पे 30 जूल मान लेता हूँ, है बच्चों? तो प्रोडक्ट की जब एनर्जी ज्यादा होती है तो बच्चों बताओ, ये पहले वाला एनर्जी प्रोफाइल कौन सी रिएक्शन का है? बताओ। ये एंडोथर्मिक का है बच्चों, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। कंफर्म है? अब देखो बेटा सुनो, इस बार बताओ, इस बार क्या हो रहा है? इस बार रिएक्टेंट की ज्यादा है बच्चों। देखो रिएक्टेंट 40 पे है ना, और प्रोडक्ट 20 पे आ गया। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये एक्सोथर्मिक हो गया। हो गया बच्चों? ये बात सुन में आ गई? देखो बच्चों, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ऊपर ऊपर रहा तो एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट से नीचे चला गया तो एक्सोथर्मिक। ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ढंग से सुनो, इसमें ये क्या होगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी क्या? देखो बेटा, पहले अपन एंडोथर्मिक को ले लेते हैं। मुझे बताओ, इसको मैं ई फॉरवर्ड बोल सकता हूं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बताओ बच्चों, इसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? और इसको मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों, बोल सकता हूं? इसी तरह से देखो, ये ई फॉरवर्ड और ये ई बैकवर्ड, इतना सबको समझ में आया? अब देखो बेटा, एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले अपन ऐसा कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में ई फॉरवर्ड हमेशा ई बैकवर्ड से ज्यादा आएगा। आएगा क्या? चेक करो, बताओ बच्चों। एंडोथर्मिक में ई फॉरवर्ड हमेशा ई बैकवर्ड से ज्यादा आएगा। आएगा बच्चों? ठीक है। अब बताओ, इधर बताओ, इधर फॉरवर्ड की एनर्जी बैकवर्ड से कम आएगी। एक्सोथर्मिक में ये सही है बच्चों? है क्या बेटा? अब देखो बेटा, एक चीज बताओ मेरे को, अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा एच निकालना है तो देखो बेटा सुनो, दो तरीके से कर सकते हैं अपन। ये तो फंडा वही है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पहले अपन इसी फंडे को लगाते हैं बच्चों। एक बार बताओ बच्चों, बताओ, ये जो एंडोथर्मिक है, इसमें प्रोडक्ट की हीट बताओ कितनी दिख रही है? प्रोडक्ट की हीट कितनी दिख रही है? प्रोडक्ट की हीट की वैल्यू बोलो, डायग्राम देके। प्रोडक्ट की हीट की वैल्यू बोलो, 30 है। और रिएक्टेंट की बताओ, रिएक्टेंट की बताओ बच्चों, 10 है। तो बच्चों 20 आ गया? आ गया बच्चों? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं यहां लेता हूं, यहां बताओ प्रोडक्ट की कितनी है बच्चों? 20, और रिएक्टेंट की कितनी है? 40। तो यहाँ -20 आ गया। आ गया क्या? पहले इतना समझ में आया? अरे बच्चों, इतना समझ में आया क्या? तो बच्चों बताओ, डेल्टा एच निकल सकता है ऐसे। अब देखो बेटा, डेल्टा एच को आप एक इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, है ना बेटा? इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों बताओ,
इस एनर्जी प्रोफाइल में ई फॉरवर्ड की वैल्यू बताओ एंडोथर्मिक वाले में। देखो बच्चों 10 से स्टार्ट कर रहे हो और 80 पे जा रहे हो, तो कंफर्म हो गया 70 हो गया। अच्छा ई बैकवर्ड बताओ बच्चों, ई बैकवर्ड बताओ इस डायग्राम में। देखो 30 टू 80 जा रहे हो, तो कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया क्या? चलिए लगे हाथ अपन यहाँ भी लिख देते हैं। अब बताओ यहाँ बताओ एक्सोथर्मिक वाले में बताओ बच्चों, ई फॉरवर्ड की वैल्यू बताओ 40 है बच्चों। अच्छा ई बैकवर्ड बताओ 60 है। ठीक है बेटा आगे। तो अब देखो बेटा ये डाटा अपन रखते हैं। देखो ई फॉरवर्ड 70, ई बैकवर्ड 50। तो बच्चों देखो 70 माइनस 50, बोलो बच्चों 20 आ गई, बोलो 20 आ गया क्या? आ गया बच्चों। अब देखो बी और सी दोनों फॉर्मूलों से सेम वैल्यू आई क्या? बी और सी दोनों में से सेम वैल्यू आई क्या? अब देखो बेटा इधर भी देखो, इधर देखो 40 और 60 है, 40 माइनस 60, बोलो बच्चों माइनस 20। क्या दोनों से वैल्यू वही आ रही है क्या? आ रही है बच्चों, यानी दोनों फॉर्मूले सही है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, डायग्राम में इसको अपन कहा दिखाएंगे, ध्यान दो। आप कर क्या रहे हो, ई फॉरवर्ड और क्या कर रहे हो, ई फॉरवर्ड में से ई बैकवर्ड को माइनस कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो बच्चों कर रहे हो ना? तो मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अब मैंने एरो लगाया है, ये वाला एरो क्या बताएगा बच्चों बताओ, ये एरो क्या बताएगा? इस बड़े वाले एरो में से इस छोटे वाले एरो को जब आप माइनस कर दोगे, है ना, तो ये बचेगा क्या? देखो बच्चों ई फॉरवर्ड वाला एरो बड़ा है, ई बैकवर्ड वाला छोटा है ना, तो जब माइनस कर दोगे तो बच्चों डेल्टा एच बचेगा ना। वैसे आप सोचो, देखो बेटा ये फॉर्मूला हमारा ये है बच्चों, देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। यहां से अपन ऐसा कह सकते हैं कि ई बैकवर्ड को ई फॉरवर्ड के बराबर करने के लिए उस डायरेक्शन में आपको डेल्टा एच का एडिशन करना पड़ेगा ना। दिख रहा है बच्चों उसी साइड, देखो तो हमने किस साइड किया है, देखो डेल्टा एच किस साइड आया है, बैकवर्ड साइड वाले में आया ना बच्चों, बोलो बेटा। अरे आया है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ ये वाला हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो बच्चों हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, बोलो। ये डेल्टा एच समझ में आया सबको? डेल्टा एच क्लियर है क्या? डेल्टा एच में किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है पक्का बच्चों? ठीक है चलो। तो अब बेटा एक चीज बताओ, इस ग्राफ को देख के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना जो मैं अब समझाना चाह रहा हूं। ठीक है देखो बच्चों सुनो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ई फॉरवर्ड ऑलवेज क्या होगा, डेल्टा एच से ज्यादा आएगा, ई फॉरवर्ड ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच। क्या ये बात सही है बच्चों? अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ई फॉरवर्ड को हमेशा डेल्टा एच से बड़ा ही आना पड़ेगा। देखो बच्चों सुनो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। मैं अगर इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूं, इसे देखो बेटा सुनो, ये एंडोथर्मिक है ना आपकी, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। अब देखो बच्चों ये ई फॉरवर्ड हुआ मेरे पास, है ना, और बताओ जैसे देखो अगर आप यहां लेते हो तो डेल्टा एच यहाँ आएगा, यहां लेते हो तो यहाँ आएगा, यहां लेते हो तो यहाँ आएगा, यहां लेते हो तो यहाँ आएगा। तो मुझे बताओ
ई फॉरवर्ड वाला एरो इन बाकी एरो से हमेशा ही क्या है, बड़ा है ना? बोलो बच्चों, अरे बड़ा है ना? और वैसे भी देखो, इस इक्वेशन को देखो, आप ध्यान दीजिए, ई फॉरवर्ड को अगर आपको लाना है तो डेल्टा एच में कुछ जोड़ने पर ही आएगा ना? देखो बच्चों, डेल्टा एच में कुछ ऐड करने पर ही आएगा ना? ये तो कि ई फॉरवर्ड हमेशा, बोलो बच्चों, ई फॉरवर्ड हमेशा फिर क्या हुआ, बड़ा हुआ ना? बच्चों बोलो बेटा, अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, बात अगर मैं ये करूं, मैं बोलूं कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है तो देखो, ई फॉरवर्ड डेल्टा एच से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, ई फॉरवर्ड डेल्टा एच से छोटा भी हो सकता है, और ई फॉरवर्ड डेल्टा एच के इक्वल भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है। एक्सोथर्मिक में तो तीनों पॉसिबल है बच्चों, और एंडोथर्मिक में आपकी सिर्फ एक पॉसिबल है। ऐसा क्यों? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारे पास, ठीक है, ये अभी ई फॉरवर्ड है बच्चों, ठीक है, और ये हमारे पास डेल्टा एच है बच्चों, ठीक है। ये पिक्चर समझ में आई? इस केस में मैं कह सकता हूं ई फॉरवर्ड की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि देखिए ये और ये, क्या अब ये दोनों एरो इक्वल है बच्चों? बोलो, अब ये दोनों एरो इक्वल हैं, है ना? तो अपन कह सकते हैं ई फॉरवर्ड डेल्टा एच के इक्वल हो सकता है। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा लेता हूं, देखिए, अब बताओ, ये ई फॉरवर्ड है और ये डेल्टा एच है। देखो, ई फॉरवर्ड वाला तो सिर्फ एक लाइन में हो गया, एक लाइन में हो गया ना, मतलब इतने से तो है ना स्पेस, ये ई फॉरवर्ड। और देखो डेल्टा एच के लिए इसने दो लाइनों को ऑक्यूपाइड किया एक तरह से, है ना? बोलो बेटा, समझ में आई बात? तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपकी तीनों कंडीशन पॉसिबल है। भाई आप एक बार बताओ, एक्सोथर्मिक में होना क्या है? प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से नीचे जाना है ना बेटा? भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से नीचे जाना है। अब जब आपको नीचे जाना है ना, तो आप नीचे कितना ही जा सकते हो, जा सकते हो नहीं जा सकते हो? बोलो, अरे बात समझ में आ रही है क्या? अरे नीचे आपको जब जाना ही है, ये रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ आके रुका, यहाँ रुका, यहाँ रुका, कहीं पे भी रुक सकता है ना बच्चों? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई क्या? जब नीचे ही जाना है तो आप काफी नीचे जा सकते हो, तो हो सकता है कि वैल्यू कम हो सकता है वो ज्यादा हो। अरे समझ में आई क्या बात? ये केस जो मैंने आपको लिखा है, डी वाला केस, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है। ये पिक्चर समझ में आ गई? बोलो बेटा, अरे ये पिक्चर समझ में आ गई क्या सबको? सबको क्लियर है? अब बताओ बच्चों, अब देखो, हमने क्या बोला कि दो तरह की एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, एक फॉरवर्ड रिएक्शन की और एक बैकवर्ड रिएक्शन की। लेकिन अब एक चीज समझना, मान लो इफ टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, टाइप के बजाय आप ऐसे करो, डायरेक्शन लिख लो, इफ direction of reaction for activation energy is not defined, then it is always
फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आपको इसने बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, बोला नहीं कि ये फॉरवर्ड की है या बैकवर्ड की है। तो आपको बेटा हमेशा क्या करके चलना है, उसको फॉरवर्ड का मान के चलना है, ये ध्यान रख लेना। हमेशा उसको किसके लिए मान के चलोगे आप? अरे ये बात समझ में आई क्या? भी दो तरीके ना बच्चों, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कुछ बोले नहीं तो किसके लिए लेके चलेंगे आप? किसके लिए लेके चलेंगे? फॉरवर्ड के लिए। ये बात समझ आई? मुझे एक चीज बताओ बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। मैंने बोला ई फॉरवर्ड आपका 180 जूल है, ठीक है बच्चों, और ई बैकवर्ड आपका 160 जूल है बच्चों। तो बताओ नेचर ऑफ रिएक्शन बताओ, बताओ बच्चों। ई फॉरवर्ड 180, ई बैकवर्ड 160, बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो बच्चों। देखो अगर अपन डेल्टा एच निकालें तो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड है बच्चों। तो देखो 180 माइनस 160, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों? एंडोथर्मिक होगी ना? होगी कि नहीं होगी? अच्छा ऐसा बोला देखो मेरे को कि डेल्टा एच 40 जूल है, ठीक है बच्चों। फिर कहता है कि बैकवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो मान लीजिए 120 है, तो बताओ फॉरवर्ड की क्या होगी? बताओ बच्चों। आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन ये लगा दो आप, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। तो ई फॉरवर्ड निकालना है तो डेल्टा एच ये आ जाएगा। तो देखो बच्चों 40 प्लस 120, 160 आ गया बच्चों। सपोज आपको ऐसा बोला कि डेल्टा एच माइनस 40 जूल है बच्चों, है ना? आपको ई बैकवर्ड 100 जूल दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ ई फॉरवर्ड बताओ। आसान है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो देखो -40 ई फॉरवर्ड ये करेंगे अपन, करेंगे बच्चों। तो ई फॉरवर्ड क्या आ जाएगा? -40 प्लस 100, यानी कितना आ गया? 60 जूल आ गया। ये क्लियर है? बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, तो मुझे बताओ एवरेज एनर्जी क्या हुई? बताओ एवरेज एनर्जी हमने क्या बोला था कि एनर्जी की वो वैल्यू जो रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल रखते हैं, है ना बेटा? जैसे बताओ आज के टाइम में ऐसा कौन सा गैजेट है जिसको अपन अब एक एवरेज गैजेट बोल सकते हैं, जो ऑलमोस्ट सब बंदों के पास मिल जाएगा? बोलो मोबाइल है ना? ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट सबके पास मिल जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं ये एक एवरेज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, है ना? तो देखो बच्चों अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे द वैल्यू ऑफ एनर्जी which have maximum number of reactant molecules, ठीक है? एनर्जी की वो वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रखते हो, ठीक है? अब बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी ये क्या होती है? देखो बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी which is required for the conversion of reactant into product, है ना बच्चों? आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसकी मिनिमम एनर्जी, ठीक है बेटा? अब देखो नेक्स्ट बात करें
एक्टिवेशन एनर्जी, बताओ बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बताओ। क्या होगी बोलो भाई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? देखो अपन बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। बोलो बच्चों, बोल सकते हैं क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी। तो अपन कह सकते हैं कि देखो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for reactant molecules to produce a desired product। बोलो बच्चों, वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेटा समझ में आया? देखो थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो यहां आपने लिखा है एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया ना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी बच्चों बताओ? थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा आएगी ना बच्चों। देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो आप ऐसा कह सकते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी, कह सकते हैं। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? ये बात कंफर्म है क्या? ये बात सबको कंफर्म हुई? अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें एक्टिवेशन एनर्जी इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग टू फैक्टर्स, है ना? आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना बेटा, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो सुनो, अगर जैसे मैं एक तो लेता हूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना बच्चों? बोलो बच्चों, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे क्यों डिपेंड करेगी बताओ? बोलो बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्यों डिपेंड करेगी? देखो बच्चों सुनो, अलग अलग रिएक्टेंट में अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग होते हैं कि नहीं होते? और हर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी अलग अलग होती है ना। जैसे देखो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, देखो बेटा सुनो, जैसे हमारे पास ये मीथेन है, ठीक है, और हमारे पास ये अमोनिया है, और हमारे पास ये वाटर है। अब देखो बच्चों, मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड है ना, इसके अंदर 3 NH बॉन्ड है, और इसके अंदर 2 OH बॉन्ड है। तो बोलो नंबर ऑफ बॉन्ड्स में डिफरेंस है? बोलो बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में डिफरेंस है ना? है ना बच्चों? और इन बॉन्ड की एनर्जी भी अलग अलग होगी। जो CH बॉन्ड की एनर्जी है वो NH बॉन्ड की थोड़ी ना होगी, वो कुछ अलग आएगी। OH बॉन्ड की कुछ अलग आएगी कि नहीं आएगी बच्चों बताओ? अरे समझ में आया? अलग अलग रिएक्टेंट में आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, और आपकी बॉन्ड की एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो बोलो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी फिर अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? हो सकता है किसी की बॉन्ड एनर्जी कम हो तो वो थोड़ी सी एनर्जी से एक्टिवेट हो जाए, और हो सकता है किसी की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना बेटा। बोलो, ये बात समझ में आई क्या? तो अपन बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ कैसे डिपेंड करेगा? कैसे डिपेंड करेगा? देखो, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ bonds and different bond
एनर्जीज, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्टिंग। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? बताओ बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों कैटलिस्ट आपको मैंने किस चैप्टर में पढ़ाए थे? कैटलिस्ट आपको मैंने किस चैप्टर में पढ़ाए थे बच्चों? याद है क्या? सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, है ना। तो बेटा देखो, अगर मैं बात करूं, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। देखो, पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान से समझना। मान लीजिए हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को डील करते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है। ये मैं कह रहा हूं कि इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है बच्चों। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया, ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया तो वो इस एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा? इस एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा बच्चों बताओ? रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा? कम कर देगा ना बच्चों, कम करेगा। देखो इस तरह से मान लीजिए ये रिड्यूस होकर इतना ही रह गया। तो देखो बच्चों सुनो, ये आ गया, ये आ गया मेरे पास। इसको अपन एक काम करते हैं, इसको सिंपली इसको सिर्फ अपन ई लिख देते हैं और इसको अपन E1 लिख देते हैं। ठीक है बेटा। तो बताओ ये वाला कौन सा कैटलिस्ट हुआ? ये कौन सा कैटलिस्ट हुआ? पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट? ये हुआ आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ। अच्छा बच्चों अब बताओ, अगर मान लो इस तरह से आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसने बैरियर को इस तरह से बड़ा कर दिया, कर सकता है बच्चों। ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस तरह से चलूं, बताओ ये कौन सा हुआ? ये हुआ आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बच्चों। तो मुझे एक बार बताओ कि कैटलिस्ट ने क्या क्या किया, किन किन एनर्जी को इसने चेंज किया, किन किन एनर्जी को चेंज किया? बोलो बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों दोनों बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिड्यूस करता है। ठीक है। एंड आपकी जो ई एक्टिवेशन है उसको भी रिड्यूस करता है। ये बात सही है क्या? ये बात सही करता है आशुतोष गौतम? वो अपन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, है ना। अभी मैं इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, अभी उसको इसमें मत घुसा। हाँ भैया, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी को वो बढ़ा रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी को भी बढ़ा रहा है ना। बोलो बच्चों। तो बताओ क्या एक्टिवेशन एनर्जी बोलो चेंज हुई? कैटलिस्ट के कारण एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई बच्चों?
हो गई ना? अरे बेटा समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? पक्का? चलो बेटा, ये वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली क्या होता है, बच्चे को ये लगता है ये पार्ट बहुत इजी है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन्हीं पार्ट से सबसे ज्यादा गलत करते हैं। अभी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसको गलत करके आए हैं। जो बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, क्या दिक्कत है, ये तो हम वैसे कर लेंगे, है ना, वो ये बैम बैम मार देता आपको। अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको समझाता हूं बच्चों। बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जो मल्टीपल स्टेप में हो, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब मोर देन वन स्टेप हो, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, एक काम करते हैं, अपन इसमें सबसे पहले लेते हैं टू स्टेप मैकेनिज्म लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे देखो सुनो, ए से बी बना और बी से सी बना, दो स्टेप दिख रहे हैं आपको? बोलो बच्चों, दो स्टेप दिख रहे हैं। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जो टू स्टेप वाली मैकेनिज्म है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल रिएक्शन? बोलो बेटा, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल रिएक्शन, ए से बी एक होगी और बी से सी दूसरी होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, है ना, इधर वही एनर्जी और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो मुझे बताओ कि जैसे मैं ऐसा करता हूं बेटा, देखो ठीक है। तो एक चीज बताओ बच्चों, ऐसा ग्राफ किस रिएक्शन के लिए बनता है? इस तरह का ग्राफ किसके लिए बना सकते हैं बच्चों, बताओ। अपन बना सकते हैं वन स्टेप मैकेनिज्म, ये वन स्टेप मैकेनिज्म और एंडोथर्मिक हो, है ना बच्चों। तो देखो मान लो ये ए था, ये बी था, है ना बच्चों। अब हमें ऐसा का ऐसा एक ग्राफ इसमें और ऐड करना पड़ेगा ना बच्चों, बोलो बताओ। इसमें हमें ऐसा का ऐसा एक ग्राफ और ऐड करना पड़ेगा ना बच्चों, बोलो, करना पड़ेगा ना? अरे करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, इसमें देखो कर दिया बच्चों, हो गया। अब बताओ ये लास्ट में क्या आ गया, ये समझ में आई? बेटा ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, ये समझ में आया क्या? अरे ये ग्राफ समझ में आया बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए बेटा, इसमें ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या बनेगा बताओ। इन टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बनता है, याद करो, इससे टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बनता है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या बनता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो मान लो इसकी ट्रांजिशन स्टेट ए स्टार है और इसकी मैंने बोल दी बी स्टार है, ठीक है बेटा, ऐसा बोल सकता हूं ए से ए स्टार। देखो इसको ऐसे समझो, देखो बेटा पहले ए से ए स्टार बना, फिर बी बन गया, फिर बी से बी स्टार बना और फाइनली सी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बच्चों, ये पिक्चर समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, यहाँ जो ए है वो आपका रिएक्टेंट है, अच्छा जो सी है वो प्रोडक्ट है, और जो बीच में बी बना, बीच में तो यहाँ है ना, तो बीच में जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट। अच्छा बताओ, ए स्टार एंड बी स्टार, बताओ ये क्या है?
इनको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। वेरी गुड चित्रक सिंगल, काफी टाइम बाद रिस्पॉन्ड किया आपने। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की है और ये एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड स्टेप की है, बताओ कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है? बताओ बच्चों, कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है? ये तो कंफर्म दिख रहा है, आप लेंथ देख सकते हो। तो E2 ग्रेटर देन E1 है बच्चों। अब बताओ E2 ग्रेटर देन E1 है ना, है बेटा। तो जहां बैरियर बड़ा होगा वो रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? बताओ बच्चों, स्लो होगी ना? होगी बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्टेप सेकंड है वो क्या है बच्चों? वो स्लो स्टेप है। अच्छा बच्चों, अगर वो स्लो स्टेप है तो वो क्या है? वो हमारा आरडीएस है। मैं कह सकता हूं, देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों फर्स्ट स्टेप तो सेकंड स्टेप के कंपैरिजन में इजी हुआ, सेकंड स्टेप थोड़ा मुश्किल हुआ, है ना बच्चों। अब बताओ बेटा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का नेचर बताओ, तो बताओ बच्चों, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है, तो डेल्टा एच किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इज इट क्लियर? एंडोथर्मिक है ना? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मान लो मैं इस तरह से एक डायग्राम बनाता हूं। अब बताओ बेटा, ये जो हमने इस तरह से जो बनाया है, ठीक है, तो ये मान लो ये ए है, ये ए स्टार ये बी है, ये बी स्टार है और ये सी है ना बेटा। अब सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? बताओ बच्चों, इसमें कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? बोलो। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप होगा इस बार, ध्यान दीजिए, है ना। ये देखो, इस बार E1 और ये E2 दिख रहा है। तो अपन कह सकते हैं E1 ग्रेटर देन E2, यानी अपन बोल सकते हैं स्टेप 1 जो होगा वो आरडीएस होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ, ये नीचे आ रहा है क्या? नीचे आ रहा है, तो डेल्टा एच बोलो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बोलो बच्चों, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा क्या? तो एक्सोथर्मिक हो गया बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी स्टेप आपका आरडीएस हो सकता है। फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है ना। अब जैसे देखो सुनो, मान लो मैं लेता हूं टी स्टेप मैकेनिज्म, है ना बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप इसको समझो। ये बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें ए स्टार, ये बी स्टार, ये सी स्टार और ये डी, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा स्टेप आरडीएस होगा? बताओ बच्चों, थर्ड स्टेप होगा ना, सिंपल सा दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो थर्ड स्टेप है वो आरडीएस होगा। होगा बच्चों, कंफर्म है? अच्छा बताओ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बोलो। एक्सो या एंडो? देखो प्रोडक्ट ऊपर रह रहा है तो ये एंडोथर्मिक हो गई, होगी बच्चों, ठीक है।
अच्छा बताओ, इसमें आप बताओ नंबर ऑफ टीएस कितनी है? नंबर ऑफ टीएस कितनी है? ट्रांजिशन स्टेट 3 है बच्चों। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बताओ, इंटरमीडिएट बताओ। इंटरमीडिएट 2 ही है, देखो बच्चों ये। अच्छा, नंबर ऑफ पीक्स बताओ, कितने पीक आए? कितने पीक आए? 3 आए ना बच्चों। तो देखो बच्चों सुनो, अगर आपको कोई ऐसा बोले कि nth स्टेप मैकेनिज्म है ना बच्चों, तो देखो सुनो, सबसे पहले नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ टीएस। क्या ये पॉइंट सही है? बोलो, नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ टीएस, तो जितने पीक होंगे जितने स्टेप होंगे, सही है क्या? अच्छा बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट क्या आएंगे? बोलो बच्चों, नंबर ऑफ स्टेप्स -1। बोलो बच्चों, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, तो बेटा ये तो हमारा हो गया। अब अपन मंडे को लेंगे फैक्टर्स